देसी टॉक्सिक देख रहे हैं आप MH370 मलेशियन एयरलाइंस का एक वो विमान जो 8 मार्च 2014 से आज तक गायब है। उसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला है। ये एविएशन हिस्ट्री की पूरी दुनिया भर की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी मिस्ट्री है। इसमें मतलब इस तरह की चीज हुई कि 239 लोग एक विमान के अंदर बैठे हो और वो विमान के साथ में गायब हो जाते हैं और किसी को आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। इनके सर्च ऑपरेशन के लिए दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें करीबन 26 देशों की अलग अलग टीम्स ने सर्चिंग की। करीबन 47,000 किलोमीटर तक का एरिया उसकी तलाश ही ले गई। लेकिन इसके बावजूद अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी MH370 का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। यह पता नहीं चला कि उस रात इस विमान के साथ में आखिर हुआ क्या था और यह कहां गया है। आज आपको हम ये सब कुछ बताने वाले हैं कि आखिर यह मिस्ट्री पूरी क्या थी, और साथ ही साथ में आज आपको कुछ ऐसे दावे सामने आने वाले हैं यहां पर, वो आपको बताने वाले हैं हम कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर उस विमान के साथ में हुआ क्या। यह बोइंग 777 विमान जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था, असल में इसका नाम जो है वो 9M MRO है, जिसके नाम से इसके ऊपर लिखा भी हुआ था। लेकिन दुनिया में एक फेमस होता है अपने ऑपरेशनल नंबर के हिसाब से, जो इसका ऑपरेशनल नंबर था, इससे ऑपरेट करता था MH370। इस नाम से ये फेमस हुआ दुनिया भर में। तो 8 मार्च 2014 का दिन था और ये जो विमान था MH370, ये मलेशिया के कोलालंपुर से चाइना के बीजिंग जाने के लिए अपनी उड़ान भरने वाला था। ये तैयार था उड़ान भरने के लिए, और ये जो पूरा सफर था वो रात का सफर होना था। करीबन 6.5 घंटे का ट्रेवल था। बिना रुके डायरेक्ट फ्लाइट थी, बीच में कहीं पर रुकना नहीं था, और सीधा ये जो फ्लाइट थी वो करीबन सुबह के 6:30 बजे बीजिंग में लैंड करनी थी। रात के 12:41 पर एग्जैक्ट ये समय था जब इस विमान ने MH370 ही ने मलेशिया से कोलालंपुर से उड़ान भरी है। ये टेक ऑफ करता है यहां से, और इस विमान के अंदर उस समय 227 पैसेंजर थे, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स थे और 2 पायलट थे। और इन 2 पायलट में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस मलेशिया के पायलट, 72 साल के उनका नाम था जहारी एमेश शाह, वो भी थे। और उनके साथ में जो उनके को पायलट थे वो एक तरह से ट्रेनिंग फ्लाइट थे। उनकी 27 साल के फारिक अहमद इनके साथ में एक नए पायलट थे। ये फ्लाइट जो थी, इसके अंदर उन पैसेंजर में करीबन ये टोटल मिला के 229 लोग थे, और इनके अंदर करीब 14 देशों के अलग अलग देशों के पैसेंजर मौजूद थे, जिसमें ज्यादातर पैसेंजर जो थे वो चाइना के थे, क्योंकि ये फ्लाइट जो थी बीजिंग जाने वाली थी। चाइना के बताए जाते हैं 134 पैसेंजर थे। उसमें मलेशिया के थे, 4 अमेरिका के थे और 5 उसमें भारतीय भी शामिल थे इस फ्लाइट के अंदर, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला है। 6 घंटे की फ्लाइट होने वाली थी, तो इसके हिसाब से इस फ्लाइट के अंदर ईंधन जो था, जो फ्यूल था, वो भी पर्याप्त था। करीबन 8 घंटे ये चल सकती थी, इतना इसके अंदर फ्यूल था। ये बताया जाता है 20 मिनट हो गए, और 20 मिनट ये जो फ्लाइट 12/41 पर चली है, 20 मिनट तक ये बिल्कुल सही से चलती है, कोई इसमें रुकावट नहीं आती, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। एक नॉर्मल जो फ्लाइट होती उस तरह से लग रहा था। रात के करीब 1:08 पर 150 किलोमीटर जब ये चल चुकी थी, आसमान में साउथ चाइना सी के ऊपर जब ये उस तरफ बढ़ रही थी, जो उसका टेरर था, इस पर जब ये बढ़ रही थी, तो करीबन 67 मिनट जब होगा इस फ्लाइट को चले हुए। इसके बाद मलेशियन एयर स्पेस को छोड़ने के समय यहाँ पर जो पायलट थे, इसके जो सीनियर पायलट थे जहारी अमर शाह, उनका एक मैसेज आता है। ATC के पास में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कोलालंपुर के पास में उनका जो मैसेज आया फ्लाइट से,
ऊपर से उन्होंने यह कहा था। उनके जो आखिरी शब्द थे वो थे ऑल राइट, गुड नाइट, मलेशियन 370। लेकिन इस बीच इस समय तक किसी को नहीं पता था एटीसी के अंदर भी और खुद उस फ्लाइट के अंदर लोगों को यह नहीं पता था कि यह जो शब्द है ऑल राइट, गुड नाइट, मलेशियन 370 ये आखिरी शब्द होने वाले थे उस पायलट के और उस फ्लाइट के अंदर से जो एटीसी तक पहुंचे थे। प्लेन के अंदर बैठे यात्रियों के लिए एक तरह से नॉर्मल फ्लाइट की तरह अभी तक चल रहा था। अभी तक कोई प्रॉब्लम उस समय तक आ नहीं रही थी। एटीसी के पास भी ये जो मैसेज आया था ऑल राइट, गुड नाइट, मलेशियन 370 प्लेन के अंदर से पायलट का ये भी यहां पर सब नॉर्मल था। लेकिन इसके बाद अब प्रॉब्लम आना शुरू होती है करीबन 1:30 बजे रात को। पर प्लेन जो था वो एटीसी के रडार से गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से अचानक गायब हो गया। कनेक्शन जो था एटीसी के साथ में टूट चुका था और यहाँ पर कोलालमपुर में जो ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर जो लोग बैठे थे वो यहाँ पर समझ चुके थे, क्योंकि जैसे कनेक्शन टूटा था एटीसी के साथ में किसी प्लेन का, तो यहाँ उनको समझ आ जाता है कि प्लेन के साथ में कोई ना कोई गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो गलत यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ये लोग अब सर्च करने में इसी समय से लग चुके थे। रात के 2 बजे से ये लोग सर्चिंग में प्लेन की कि ये आखिर है कहां पर इसके लग चुके थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अजीब चीज सामने आती है, करीबन 57 मिनट के बाद में करता है और ये कोड अलाउ करता है एटीसी को इस प्लेन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी प्लेन को। तो ये जो ट्रांसपॉन्डर था ये ऑफ हो जाता है और इस ट्रांसपॉन्डर को ऑफ सिर्फ पायलट कर सकता है, यह बताया जाता है। इसमें अब अचानक से जब ट्रांसपॉन्डर इस प्लेन का ऑफ होता है तो यह बहुत ज्यादा एक तरह से रहस्यमय बनाता है इस चीज को कि आखिर ट्रांसपॉन्डर किसी प्लेन का अपने आप ऑफ कैसे हो सकता है। पूरी रात निकल गई, रात भर ये लोग सर्च करते रहते हैं लेकिन कोई पता नहीं चलता है प्लेन का। देखते ही रात पूरी निकल जाती है और अब ये ऐसी बात थी कि जो छुपाए छुपनी नहीं थी। मतलब ये किसी मीडिया से लोगों से आप नहीं छुपा सकते थे, क्योंकि जो पैसेंजर हैं वो अगर लैंड होगी उनकी फ्लाइट तो उसके बाद वो अपने घर पर कॉल करेंगे, बताएंगे। लेकिन जब ऐसे कोई भी कॉल नहीं आए लोगों के पास में, उनके रिश्तेदारों के पास में पैसेंजर के, तो वो लोग भी परेशान हुए और यह बात मीडिया तक पहुंच चुकी थी। सुबह होते ही लोगों ने और मीडिया ने कोलालमपुर एयरपोर्ट को, मलेशियन एयरलाइंस को पूरी तरह से घेर लिया। जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर प्रेशर बनाने लगे थे। लोग और घर वालों का यह था, क्योंकि वो गुस्सा भी बहुत ज्यादा थे, नाराज थे लोग, क्योंकि उनके लोग उनको अलविदा कह के गए थे। घर से इस फ्लाइट में उनका कोई सुराग नहीं था, कोई अता पता नहीं था और ऑफिसर्स के पास मलेशियन एयरलाइंस के कोई भी जवाब नहीं था। इसका अब सर्चिंग पूरी तरह से शुरू होती है। शुरुआती दौर में पहले साउथ चाइना सी के अंदर, जो साउथ चाइना सी है, उसकी अलग अलग लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन के अंदर क्यों को नहीं खोजा जाए। इसके लिए एयरक्राफ्ट थे जो काम पर लगे हुए थे इसमें सर्च करने के लिए अंडमान सी के अंदर, अंडमान सी, और उन्होंने इस प्लेन को अपने रडार के अंदर देखा है। आर्मी का रडार इस तरह से यह कर भी सकता है क्योंकि उन्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं थी, उन्हें अलाउ होने की जरूरत नहीं होती थी कि उनको पहले से उसमें कोई प्लेन को देख सकता है। किसी प्लेन को तो आर्मी वालों ने बताया कि हमने इस प्लेन को देखा था। In the early hours of March 8, 2014, Malaysia Airlines flight MH370 simply vanished from radar. It was as if the plane had disappeared into thin air. The disappearance left authorities and families in shock and confusion. How could a modern aircraft just vanish without a trace? This question would haunt everyone involved for years to come. In the wake of the plane's disappearance, theories and speculations began to emerge. Some believed it was a hijacking, while others thought it might be a technical failure. Conspiracy theories also surfaced, suggesting everything from pilot suicide to alien abduction. The lack of concrete evidence only fueled these speculations, making it even harder to discern fact from fiction. As days turned into weeks, satellite reports began to provide new clues.
Data from Inmarsat, a British satellite telecommunications company, indicated that the plane had flown along a path now known as the Seventh Arc. This arc represented the most likely area where the plane could have ended up, based on the last known satellite communication. However, the vastness of the Indian Ocean made the search incredibly challenging, leaving many questions still unanswered. In a baffling twist, reports emerged that the phones of some passengers were still ringing days after the disappearance. Families, desperate for answers, called their loved ones only to hear the haunting sound of a ringtone. This led to more questions than answers, fueling speculation and hope. As the days turned into weeks, the lack of concrete information led to growing frustration. During a press conference, officials faced a barrage of questions from the press and the public. The world watched as families expressed their anger and anguish, demanding transparency and accountability. The pressure on authorities to provide answers intensified. Amid the chaos, reports of suspicious activities began to surface. There were whispers of false identities, unverified cargo, and even potential sabotage. Each new piece of information seemed to add another layer to the already complex mystery. The search for MH370 was no longer just about finding a missing plane. It was about uncovering the truth. As the investigation deepened, attention turned to the pilot. Was there something in his background that could provide answers? Authorities combed through his personal life, his training records, and even his social media. Every detail was scrutinized, but the question remained, could he have intentionally diverted the flight? The mystery only grew more complex with each passing day. In July 2015, a piece of debris washed ashore on Réunion Island. This debris was later confirmed to be from MH370. It was the first tangible evidence of the aircraft's fate. Over the following years, more pieces were found along the coastlines of Africa and islands in the Indian Ocean. After years of extensive searching, the official search operation for MH370 was suspended in January 2017. Despite the most extensive and costly search in aviation history, the main wreckage was never found. The families of the passengers and crew were left with unanswered questions and lingering grief. In 2018, a private company named Ocean Infinity launched a new search for MH370. Using advanced underwater drones, they scoured a vast area of the southern Indian Ocean. However, after several months, their efforts also ended without success. The mystery of MH370 remained unsolved. The disappearance of MH370 is one of the greatest aviation mysteries of our time. Despite years of searching and numerous theories, the fate of the aircraft and its passengers remains unknown. The story of MH370 is a poignant reminder of the enduring quest for answers and the resilience of the human spirit.